इस बार हम आपके साथ भावनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। भावनाओं का जो वीडियो आपको प्रसारण करने वाले हैं उसको 3 भाग बनाए हुए हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले भाग में हम बात करेंगे इमोशंस, भावनाओं की व्याख्या। बाद में हम थोड़ी सी बात करेंगे भावनाओं का महत्व। फिर जो हमें बहुत जरूरी है, भावनाओं के असर क्या होते हैं अपने बदन पे, अपने आरोग्य पे, उस पर देखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, भावना और आध्यात्म। तो आध्यात्म में शक्ति के बारे में हम क्या बात करते हैं और आध्यात्म के गुणधर्म के बारे में क्या बात करते हैं, उस पर थोड़ा गौर करें। तो अब चलिए देखते हैं ये धीरे धीरे क्या है। तो जब हम पहली बात करते हैं भावनाओं की व्याख्या, पहला जांच ले कि भावना ये अपने निसर्गीय अनुमान है जो देह अपनी स्व खुशी से बिना समझे झटके में हो जाता है। भले वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स हो या गलत तरीके से हो, भले वो अपने को पसंद आए या ना पसंद आए, भले वो खुशी का स्टिमुलस हो और रिस्पॉन्स हो या वो गुस्से का रिस्पॉन्स हो। दूसरी बात ध्यान में आता है कि जब हम कोई भी भावना एक्सपीरियंस करते हैं, हर इंसान का अलग अलग लेवल होता है। कई लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है, कई लोगों को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। हमें लगता है इतनी छोटी सी चीज पे इतने क्यों गुस्सा हो गए, इतना क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन वो अपने पैशन, इंस्टिंक्ट, पर्सनैलिटी और उनकी खुद की ताकत, एबिलिटी, उस पर जारी रहता है। आज तक हमें ध्यान में आया है कि भावना की कोई तोल माप नहीं होती। साइंटिफिक डेटा में हम उसको माप नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगर मैं ज्यादा गुस्सा हो जाऊं तो हमें ध्यान में आता है कि हाँ, ये आदमी ज्यादा ही गुस्सा है। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई गुस्सा होता है लेकिन अंदर से गुस्सा हो रहा है, ऊपर से कुछ नहीं बता रहा है, तो जांचने की हमारे पास कोई तरकीब नहीं है, साइंटिफिक एबिलिटी तो है ही नहीं। उसके अलावा भी इंसान को जानने की भी कोई टेक्निक नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन अंदाजा गलत भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि हम कौन सी भी भावना जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे जो एक्सपीरियंस होता है उससे हमारे बदन में क्षार निर्माण हो जाते हैं। वो सभी केमिकल्स में बदलाव करते हैं और वो केमिकल से अपने बदन पे असर होता है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो हम वो भूल जाते हैं वो बदन को कैसे असर करते हैं। तो ये दोबारा मैं कहूंगा, हमारी सभी भावनाएं बदल जाती है केमिकल एलिमेंट्स में, क्षार में। और वो केमिकल एलिमेंट्स, वो क्षार से हमें बदन को इन्फ्लुएंस करता है। तो भले वो अच्छे हो या बुरे हो, ज्यादा हो या कम हो, उस हिसाब से तुम्हारा बदन उस पर इन्फ्लुएंस, रिएक्ट करेगा। अच्छा, भावना का महत्व क्या है? एक ध्यान में रहे कि भावना अपने जीवन के लिए बहुत एसेंशियल है, गरज है। उसके सिवा जीवन में मजा नहीं। अगर मुझे कोई भावना का एक्सपीरियंस ही नहीं है या मुझे कोई भावना है ही नहीं, तो मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं तो इस तरीके से बात कर रहा हूं, भावना कोई गरज नहीं है, भावनाओं में मतलब नहीं है, भावना से क्या होता है। तो थोड़े दिनों में, थोड़े वक्त में आप बोर हो जाओगे।
तो अगर मैं भावना बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे करके बोलूंगा तो आपको लगे अरे हाँ इसमें कुछ जोश है, जान है। अगर मैं कहूंगा भावनाओं में कोई गरज नहीं होती है तो आप बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, थक गया है क्या। तो कौन सी भावना से बात करते हैं वो अपने को दर्शित हो जाता है। दूसरी बात है, भावना के हिसाब से जिंदगी में जोश आता है, लेकिन वो जोश सिर्फ छोटे डोज में हो तो, अगर बड़े डोज में हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। भावना बड़े खुशी की हो, दुख की हो, कोई बिगड़ा हुआ हो, चोरी की हो, रेप की हो, एक्सीडेंट की हो, किसी भी कारण से जब हमें भावना तैयार हो जाती है तो वो जिंदगी के एक माहौल में होता है और उसी ढंग से अपने भावना तैयार हो जाती है। सो ये लाइफ एक्सपीरियंस जो है उस हिसाब से अपनी भावनाओं तैयार होती है। भावनाओं से इंसान में बदलाव आता है और इंसान में बदलाव आने से अपनी पूरी दुनिया में, सोसाइटी में बदलाव आ सकता है। वो शायद अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बदलाव आने के लिए भावनाओं का महत्व बहुत है। उदाहरण मैं इधर देता हूँ, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब चैरिटी करना, दान करना, लोगों की मदद करना। अभी ये काफी लोग जो कौन करते हैं, ये दान करने वाले लोगों की संख्या देखे तो आपको ध्यान में आएगा कि कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी से आए हैं, जो दुखद जीवन से आए हैं, या जो ऐसे जीवन से आए जहां बहुत दिक्कतें थी और अभी उनको मौका मिला है कि पैसा हो या पोजीशन हो या वक्त हो तो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और उस हिसाब से वो करते हैं। दूसरे होते हैं जिन्होंने काफी पैसा बनाया है, जिंदगी में काफी कुछ पाया है और अभी उनको लगता है, उनके ध्यान में, नजर में आ जाता है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको मेरे जैसा सुलभ और अच्छी तरीके से जीने का हक ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्या करे मैं करता हूँ। उनको शायद खाना दूंगा, उनको पढ़ाई देने के लिए दूंगा, उनको बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा दूंगा, जो भी हो। फिर हमारे भावनाओं के हिसाब से काफी लोग अपने जीवन का जो करियर चुनते हैं उस पर भी निर्भर हो सकता है। उदाहरण, अगर मैं छोटेपन में मेरे घर में बीमारी बहुत थी और बीमारी से कई लोग गुजर गए, कैंसर एक क्लासिक केस है। अगर मेरे घर में किसी को कैंसर हो गया और वो प्रीमेच्योर गुजर गए, जल्दी उम्र के पहले ही गुजर गए, तो शायद मुझे लगेगा मैं कैंसर के लिए कुछ काम करूं। तो शायद मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, शायद मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, शायद मैं नर्स बन सकता हूँ और लोगों की सेवा करने के भाव से करता हूँ। उम्मीद एक ही है कि दूसरों को कैंसर न हो या दूसरों का कैंसर का इलाज अच्छी ढंग से हो जाए, उसी उम्मीद से करता हूँ। ये अच्छे तरीके हो, बुरे तरीके भी हो सकते हैं। अगर मेरे बचपना में भावनाओं में बहुत गुस्सा आ गया या बहुत दुख आ गया तो शायद मैं एक गुंडे की तरह बनकर, और किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए उस हिसाब से लोगों को मारपीट कर सकता हूं। लेकिन कई लोगों को बचाने के लिए दूसरों के तो मारपीट तो कर ही रहा है ना, तो वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये व्याख्या बदलते रहती है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो उस हिसाब से जीवन जीते हैं और मैं जो बता रहा हूं कि उनकी जीवन शैली, दिशा बदल जाती है। भावना का असर क्या होता है? पहली बात हमें समझनी चाहिए कि जैसे हम खाना खाते हैं, और इसकी हम बात पहले की चुकी है कि खाना हमारा खून में वही समोसा, वही मिठाई नहीं होती है। खाने में से जो क्षार निकलते हैं, बदन जो उसमें से चुन चुन के क्षार निकाल लेता है, वो क्षार जाके एलिमेंट्स जो होते हैं वो खून में बहते हैं। सो जैसी कोई हम शारीरिक काम करते हैं
वो भी बदन को फायदा या नुकसान करने से पहले उसके क्षार बनते हैं और क्षार के हिसाब से अपने को उस पर बदन में असर होता है। वो भले हमें रोना आए, अपने स्नायु काम करे, अपने पसीना आए, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सांस की रफ्तार बढ़ गई वगैरह, जो भी हो, लेकिन वो क्षार बन के उस पर इफेक्ट करते हैं। उसी तरह जब हम मानसिक काम करते हैं तो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदलती है, हमारा खून ब्रेन को जाने का काम ज्यादा करता है, फिर हमारी हृदय की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर में बदलाव आता है। सो ये सब चीजें अपनी जब मानसिक काम जो भी करते हो तो करते वक्त उसकी भी बदलाव आके केमिकल चेंजेस होते हैं और वो क्षार जाके बदन को बदलाव करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो भावनाओं से भी हमारे बदन में अलग अलग क्षार रिलीज होते हैं और वो रिलीज होने के नाते बदन शायद बैलेंस रहेगा, प्रोपोर्शनल इमोशन रहेगा, अलग ढंग का इमोशन हो सकता है, एक्सट्रीम इमोशन हो सकता है, तो ये सब चीजें हो सकती है। एक ध्यान रहे, कोई भी इमोशन अच्छी हो या बुरी हो, इस पर हम आगे ज्यादा गौर करेंगे, अच्छी हो या बुरी हो, जब वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है तो 99% उसका असर बुरा ही होता है, नेगेटिव ही होता है। जब हम भावनाओं का एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे बदन में हार्मोन्स या केमिकल्स की बात जो मैं कर रहा था वो रिलीज होते हैं और वो रिलीज होने के बाद हमें लड़ाई तो करनी है, नहीं तो भाग के जाना है, ये रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। उस पर हम अगले वीडियो पे ज्यादा बात करेंगे। ये जब केमिकल्स, क्षार जो हमारे बदन में इकट्ठा होते हैं, वो अगर इकट्ठा रहे तो बदन को लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए बदन तो कोशिश करता है कि उसको निकाल दे, उड़ा दे, लेकिन वो शायद हर बार नहीं हो सकता, और जब नहीं हो सकता तो उस हिसाब से बीमारी आ सकती है। वो बीमारी शायद अब के लिए हो, झटके में, या लॉन्ग टर्म क्रॉनिक भी हो सकती है। तो आगे बात करते हैं भावनाओं का असर। तो आज की दुनिया में देखें तो हम सबको भावनाओं का स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो वो हमारे कानों के बीच में, मतलब मेंदु की जो चॉइस है, मेंदु जो तय करता है उस हिसाब से होती है। तो मेंदु तय करना है, मतलब हमें क्या कहना है, जब हम कोई भी भावना को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारी परसेप्शन के हिसाब से रिस्पॉन्स आता है। मैं किस ढंग से मेरा मेंदु जांच करता है। तो समझ लो एक ताली बज गई और मैं बहुत घबरा गया, और कई लोग घबरा जाते हैं, तो मैंने वो ताली को डेंजर समझा, इसके लिए मैं घबरा गया। यही ताली एक जवान के सामने करेंगे तो देखेगा, हंसेगा, चला जाएगा, बोलेगा इससे क्या असर होता है, क्या बात कर रहे, क्या मजाक कर रहे, घबरा रहे हो क्या हमें। ओके, तो अपने अपने ढंग से हम जिस ढंग से वो समझ लेते हैं, परसीव करते हैं, उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स होता है। हम कई उदाहरण लेंगे। मैं मेरे बॉस के साथ गप्पे मारने गया था और बॉस ने बोला तुम्हें इस साल प्रमोशन नहीं मिलने वाली। मेरी उम्मीद थी कि बहुत बड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि मैं साल भर में बहुत अच्छा काम किया, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, और उस हिसाब से मैं गर्म हो जाता हूँ, तेज हो जाता हूँ, गुस्से में आता हूँ, बिगड़ जाता हूँ वगैरह वगैरह। शायद जॉब छोड़ने की बात करता हूँ, या किधर अभी कुछ काम ही नहीं करूंगा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बॉस ने हमें पोजीशन दी नहीं, प्रमोशन दी नहीं, उसके कारण क्या हो सकते हैं। शायद उनके पास 5 या 6 या 10 कैंडिडेट्स थे और वो कैंडिडेट्स में और कोई मेरे से भला होगा, क्योंकि मुझे मेरा ही पता चलता है, बॉस को सभी का पता चलता है। शायद उनमें से किसी में ऐसी खूबियां हो जो ये जॉब के लिए ज्यादा बेहतर है, तो उस हिसाब से उनको जॉब देना जरूरी है। शायद डिस्क्रिमिनेशन हो, उनको कोई पसंद हो, रिश्ते वाला हो, तो भी उस हिसाब से देखो तो उनका कोई है, इसके लिए वो हो जाता है। लेकिन उस हिसाब से मैं अगर गर्म होते रहा तो मेरा बदन खराब होता है और बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मेरे काम के बीच में जो मैंने इस्तेमाल किया, परसेप्शन किया, मैंने अंदाजा लगाया कि किस ढंग से नहीं दिया, और उस हिसाब से मैंने मेरा माहौल बदल दिया और मेरे को खुद को तंगाई बनाई। ये मेरा बुराई है, ये मैं मेरे को खुद को बिगाड़ रहा हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं। बीबी या मर्द कोई भी हो, दूसरे पे बहुत गुस्से करते हैं क्योंकि वो घर पे आके हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे बारे में अच्छी चीजें बोलो, इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं। अभी ये तो स्वाभाविक नहीं है कि रोज घर पे आओ तो बोलेंगे कि अरे ये कितना अच्छा काम किया है, घर कितना साफ रखा है, ये तो रोज की बात होती है। और इसके बारे में मेरे एक दोस्त का उदाहरण देता हूं। कई सालों बाद संसार ठीक से चल रहा था, सब कुशल था वगैरह वगैरह, परदेश रहते थे। तो एक दिन बीबी उनको बोली, आओ मैं आपके लिए इतना अच्छा, और वो अच्छा पकाती थी, मैं इतना अच्छा खाना पकाती हूँ, घर रखती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सब करती हूँ, आप कभी भी मेरा प्रोत्साहन नहीं देते, मुझे अच्छी चीज किया वो बताते नहीं, लेकिन अगर गलत की हो तो बता देते कि इसमें आज थोड़ा नमक कम था, इसमें थोड़ा ये था, अब ऐसे कैसे है, देखो ये फॉरेनर्स कैसे, थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो ये कितना बढ़िया है, ये कितना अच्छा है, इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं बात करते, अच्छा लगेगा मेरे को भी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन से सवेरे उठ के चाय आया, चाय पिया, चाय बोला चाय कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एकदम सुंदर है चाय। नाश्ता आया, नाश्ते में जो भी चीजें थी उसकी अच्छे ढंग से अप्रिशिएट किया, ये कितना अच्छा है, वो कितना बढ़िया है, ये ऐसा है वैसा है। खाना आया, खाने के बारे में उसने साड़ी पहनी, अरे साड़ी क्या बढ़िया पहनी है, रंग तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है वगैरह। ये 2 दिन चला। तीसरे दिन वो बीबी बोलते ये क्या रंग कर रहे हो आप, बोलते हैं मैंने आप ही ने बोला इसके लिए हम अभी वो कर रहे हैं, आप अभी बोल रहे हो मत करो, ये क्या बात है, ये क्या नाटक है। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, ये तो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, तुम पहले की तरह ही बोलो, जब कुछ बिगड़ गया तभी बोलो, ये बाकी का मत बोलो। तो ये सब आदत के हिसाब से होता है। तो आदत के हिसाब से जब होते हैं तो हमें लगता है कि ये उस तरीके से बोलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह जब बच्चे आते हैं और बच्चे पालकों के माताजी पिताजी के सामने आके कुछ मांगते हैं, अगर माताजी पिताजी हो सका तो देते हैं, नहीं तो बोलते हैं नहीं बेटा नहीं दे सकते। और उसके कारण बहुत हो सकते हैं, पैसा नहीं हो, दूसरे कमिटमेंट्स हो, अब देना नहीं है, अब उसको डिसिप्लिन लगाना है, अब देने से दिक्कत होगी, जो मांग रहा है वो उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसे काफी कुछ चीजें हो सकती है। लेकिन ये तो हम बच्चे को बता नहीं सकते। सभी बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स माताजी पिताजी मुझे कोई केयर ही नहीं करते, ये नहीं करते, मुझे चाहिए वो देते नहीं, ऐसे कैसे पिताजी माताजी है वगैरह वगैरह, ये चलते रहता है। उसी तरह अगर बच्चे लोगों को स्कूल में पनिशमेंट मिल गई तो काफी बार पालक हो गए भाग भाग दौड़ के जाते हैं, बोलते ये ऐसा क्या किया, ये क्या किया आप बच्चे लोगों क्या। जब मास्टर ने उनको बता दिया कि अरे ऐसा नहीं है, ये ऐसी बात है और इसके हिसाब से हम ये करना चाहते हैं कि डिसिप्लिन लाना चाहते हैं या ठीक से उनमें सुधार लाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा न सुधारे,
ऐसा सब एक्सप्लेनेशन देंगे, वो बोलते हैं नहीं 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 सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन वो सब मेरे कान के बीच में मैंने जो विचार किया, मैंने जो अंदाजा लगाया कि वो गलत ढंग से कर रहा है, वो हम दूसरी बाजू से सोचते ही नहीं और उस हिसाब से खड्डे में गिर जाते हैं। दूसरी एक बात है, जब घर में या कहाँ भी हम उसे अब्यूज कहते हैं, अत्याचार, बच्चे पर हो, आदमी इंसान पे हो या बूढ़े लोगों पे हो, ये शायद सेक्सुअल अब्यूज होगा, बीबी या हस्बैंड का अब्यूज होगा, भाई बहनों का अब्यूज होगा या बूढ़े लोगों का अब्यूज होगा। ये इन अब्यूज केसेस में, अत्याचार केसेस में काफी बार उनको वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, इसके लिए वो उस हिसाब से उसी माहौल में रहा करते हैं। या शायद उनको लगता भी नहीं ये कुछ अलग है, क्योंकि अगर मैं एडल्ट हूं, मेरे बचपना में मैंने यही देखा है कि मेरा अत्याचार होने वाला है बड़ा होने के बाद, ये नॉर्मल है। तो जब मैं बड़ा होता हूँ और मेरे जीवन में उसी ढंग का अत्याचार होता है, मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर शायद मैं बड़ा होने के बाद ध्यान में आता है कि यार ये ठीक नहीं चल रहा है, मैंने थोड़ा पढ़ाई की, मैंने पूरा विश्व देखा, विश्व में पता चला कि ऐसे सभी लोगों के हाल नहीं होते, कई लोगों के हाल होते हैं, तो फिर शायद मुझे हिम्मत आती है कि मैं इसके बारे में कुछ करूं। लेकिन जब मैं उस माहौल में होता हूं तो काफी बार मुझे जीवन जारी रखने के लिए उसी ढंग में संभल के रहना पड़ता है और मान लेना पड़ता है कि ये मुझे दिक्कत होती है, लेकिन क्या करूं। हम भारत में कहते हैं नसीब की बात है, तो शायद नसीब के नाम के नीचे वो चला जाता है। एक ध्यान रहे, कोई भी अत्याचार शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनिक हो सकता है या आध्यात्मिक लेवल पे भी हो सकता है। अभी चलते हैं एक्यूपंक्चर और स्वास्थ्य। एक्यूपंक्चर सभी को पता है कि स्वास्थ्य का हिसाब करते वक्त वो अपना ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा कम है, ज्यादा है, जिस ढंग पे है, कहाँ प्रोपोर्शन है, ऊर्जा इम्बैलेंस है, जो भी है। एक्यूपंक्चर के हिसाब से स्वास्थ्य के बारे में हम जब बीमारी के बात सोचते हैं तो हमारे पास बीमारी के वजह जो देखते हैं वो 4 वजह होती है: शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक। जब हम उसको ग्रेड करके इस टेबल में बताया जा रहा है, शारीरिक जब बहुत बीमारी का कारण होता है तो जनरली वो आसान कारण होता है, जल्दी से गुण आ जाता है। मानसिक जब हो उससे कठिन होता है, कई महीने लग सकते हैं और बीमारी ठीक करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, ज्यादा कष्ट लेना पड़ता है। जब भावनिक बात हो तो भावनिक कारण से जब बीमारी बनती है तब वो बीमारी ज्यादा इंटेंस होती है, ज्यादा डिफिकल्ट होती है और कई महीने, कई साल भी लग सकते हैं और इलाज करने में काफी दिक्कत होती है। और आध्यात्मिक लेवल पे जब डैमेज हो तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ सकती है और उसका मतलब ये नहीं कि आदमी मर जाएगा, लेकिन वो बीमारी दूर करने के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है और कई महीने लग सकते हैं और वो लगने के लिए भी वो एक्यूपंक्चरिस्ट के पास बहुत बड़े स्किल्स की जरूरत होती है। तो अभी हमने बताया शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं बीमारी के लिए। तो हम शारीरिक के बारे में जब हम बीमारी की बात करते हैं तो किसी प्रकार के अपने बदन को इंजरी हो गई, वो शायद स्किन में हो, स्नायु में हो, हड्डी में हो या अंदर खाते पीते वक्त पॉइजनिंग हो। और पॉइजनिंग मतलब ये नहीं मैंने पॉइजन पी लिया, जहर पी लिया, लेकिन अगर मैंने कुछ खाया जो मेरे बदन को जहर की तरीके से
असर करता है तो वो भी फूड पॉइजनिंग समझा जाता है, वो भले वो एलर्जी हो या जो भी हो। और एनवायरमेंट बोले तो अपनी हवामान, तो अगर मैं ठंडी में अटक गया, दिल्ली की ठंडी में, लेह लद्दाख की ठंडी में, तो शायद काफी बीमारी हो सकती है। अगर मैं गर्मी में अटक गया, बहुत ही गर्म है, तो उसके हिसाब से, तो ऐसे अलग अलग चीजों से शारीरिक लेवल पे बीमारी होती है, और ये सब जनरली काफी आसानी से असर कर सकते हैं। जब हम मानसिक पे जाते हैं तो कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, फोकस, अलग अलग ढंग का विचार नहीं कर पाते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, फिक्र होती है, तो ये सब चीजें जब कारण होते हैं तो बीमारी का वजह तो पहले ही बता दिया है कि मानसिक हो, लेकिन उससे बीमारी ज्यादा डीप होती है। जब भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो बीमारी के कारण ऐसे होते हैं, डर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, इन्फैचुएशन हो सकता है, जेलसी, हेट, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्सेशन, कोई गुजर गया तो दुख हो सकता है, और उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक पे जाते हैं, हमें बताया गया है कि आध्यात्म बोले तो भगवान की तरफ जाओ, वो उसी के बारे में। मेरा प्रोफेशनल और अंदाजा है, मेरा ओपिनियन है कि वो भगवान के बारे में नहीं है, लेकिन अपने जो इंस्टिंक्चुअल नेचुरल फीलिंग जो आते हैं, जो इमोशन में पकड़े नहीं जा सकते मेरे हिसाब से, वैसे फीलिंग्स है। उदाहरण दियो तो विश्वास, अभी विश्वास कहे तो वो इमोशन नहीं है, मैं आप पर विश्वास करता हूं, अटल विश्वास करता हूं। उदाहरण देता हूं, माँ पे, बच्चा माँ पे विश्वास करता है, बीबी शौहर पे विश्वास करती है, अटल विश्वास करती है। जब तक वो विश्वास है वो एकदम शांति से रहती है। अगर वो विश्वास टूट गया तो शायद वो जिंदगी में और किसी के साथ विश्वास नहीं कर पाएगी, और वो बहुत गहरा चोट होगा। तो उसी तरह बाकी कुछ है, अनकंडीशनल लव, माँ का प्यार, मदरिंग, फ्रेंडशिप, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी। इसके लिए मेरे पास हिंदी में लफ्ज नहीं है, इसके लिए मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बोले तो अगर मैं तगड़ा पहलवान हूँ और मैं मार्केट में हूँ और कोई औरत पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है और मेरे बस में है, मैं जाके वो न पहचान वाली औरत भी हो तो भी मैं उसके बगल में जाके खड़ा हो जाऊंगा, बोलेगा ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उधर मारपीट होगी तो मैं संभाल लूंगा। अभी वो औरत मुझे जानती नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, तो भी मुझे उनको प्रोटेक्ट करने की वृत्ति आ जाती है। ये है आध्यात्मिक वृत्ति। अगर तुम कहीं हो और किसी से दिल में आ गया कि इस इंसान को, इस बच्चे को, इस औरत को कुछ मदद करनी है और आप मदद करोगे, वो रही आध्यात्मिक वृत्ति। उसमें इमोशंस का प्ले आता है, लेकिन अपने को लगता है वो भावनाओं का खेल है। वो भावनाओं का खेल नहीं, वो अंतरात्मा का खेल है, जिनसे आपको जुड़ा गया है। लगता है कि अरे इनको ये मैंने मदद करनी ही है। ओके, इसीलिए ये सब मैंने लिखा है, लेकिन ये मैं हिंदी में बात करना थोड़ा मुश्किल पा रहा हूं। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जानकारी करनी है कि भावनाओं का अभ्यास करने की जब कोशिश की तो एक जर्मन स्टडी कई 31 साल पहले मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कोशिश की कि पूरी बदन की एनर्जी कैसी, किस ढंग से खर्चा की जाती है। तो शारीरिक उन्होंने अभ्यास किया तो उनको ध्यान में आया कि एक्स यूनिट, मतलब कोई भी एक नंबर ले लो, हर इंसान के लिए वो एक फिक्स नंबर होता है। अलग अलग इंसान का अलग नंबर हो सकता है, सो हमने उसको एक्स दे दिया है। लेकिन उसी इंसान का 1 घंटा काम करे, शारीरिक काम करे, तो एक्स यूनिट पर घंटा पर पर्सन होता है। वही इंसान को उन्होंने मानसिक काम दिया, और मानसिक काम अलग अलग ढंग का दिया, आसान दिया, कठिन दिया, बहुत कठिन दिया, लेकिन सिर्फ मानसिक। उन पर कोई भी भावनिक
दबाव कुछ नहीं डाला। तो उनका ध्यान में आया कि बैठे बैठे उन्होंने मानसिक कष्ट करते वक्त 1 घंटे में 4 से 14 एक्स, मतलब शारीरिक से 4 से 14 गुना एनर्जी बहाई। वो 4 से 14 किस हिसाब से, अगर आसान काम किया तो 4 होगा, लेकिन कठिन काम किया मानसिक तो 14 तक जा सकती है। भावनाओं के बारे में हिसाब करने गए तो उनको पता चला कि ये हम हिसाब नहीं कर सकते। साइंस में ऐसी कोई जांच करने का टूल या इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम जांच ले कि इसकी भावना कैसी है। हमने जब एक्यूपंक्चर के हिसाब से अनुमान लगाया, जहां हमें पता है, अभी हमने बात की थी कि भावनाओं से शारीरिक और मानसिक के हिसाब से भी ज्यादा डैमेज हो सकता है, बीमारी ज्यादा बढ़ के हो सकती है, और उसी ढंग से जब हम उसे इलाज करने जाते हैं तो शारीरिक और मानसिक के हिसाब से भावनाओं का जो कॉज ऑफ डिजीज है उस पर असर करने के लिए बहुत स्किल लगता है और बहुत वक्त भी लगता है। तो वो जब हमने जांचा और उस हिसाब से हमने उसको प्रोपोर्शन में ले लिया, अंदाजा लगाया, तो मेरे हिसाब से भावनाओं का असर 4 से 14 एम होगा। एम यहाँ पे होगा मेंटल एनर्जी, मेंटल काम। तो भावनाओं का हिसाब ऐसा हुआ 4 से 14 गुणिले 4 से 14 फिजिकल। तो जब हम शारीरिक काम करते हैं, अगर उसे 1 पकड़े तो भावनाओं का थोड़ा भी काम करे तो कम से कम 16 या 56 टाइम्स, 50 से ज्यादा गुना 1 घंटे के लिए कम से कम असर होगा, और ज्यादा होगा तो बहुत ही ज्यादा होगा। और आध्यात्मिक लेवल पे हमने जब बात की, जहां विश्वासघात हो गया या ऐसे कुछ जब होता है, तो वो तो हम जांच भी नहीं कर सकते। हमें पता है वो और भी ज्यादा है, लेकिन उसका जांच भी नहीं कर सकते। अभी हम थोड़ा बताने जाते हैं कि भारतीय पॉपुलेशन के बारे में। हम भारतीय लोग जो है, और काफी, हम जब ट्राइबल्स कहते हैं वो आदिवासी जो होते हैं अलग अलग देश में, मेरे हिसाब से भारतीय लोग और ट्राइबल्स लोग आध्यात्मिक लेवल पे ज्यादा बढ़ के हैं। उनकी जो बेसिक क्वालिटी होती है आध्यात्मिक लेवल की, जो मैंने बताया ना, विश्वास, प्रेम वगैरह, वो नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ के होती है। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूं, पहला ध्यान में दो। आप कहीं भी आदिवासी भाग में जाओ, भारत में आओ, आप किसी के भी घर पे ठक ठक करो गांव में जाके, पहला वो आके पानी पूछेगा, आपको ठीक ढंग से बिठाएगा और आपकी सेवा अच्छे ढंग से उसके हिसाब से करेगा। अगर खाने का वक्त हो और उसके पास 2 ही रोटी है तो वो 1 रोटी आपको देगा, 1 रोटी खुद खाएगा और बोलेगा ले लो, क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव ये वृत्ति है। ये जो आध्यात्मिक वृत्ति है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पे इसे पागलपन, कमजोर ऐसा समझा है, और उस हिसाब से जब लड़ाई हुई, इन्वेजन हुआ, ट्रेड हुआ, उससे अलग अलग ढंग के नतीजे पहुंच गए। अभी हम थोड़े विश्व के हिस्ट्री के उदाहरण लेंगे। अमेरिकन इंडियंस, मतलब रेड इंडियंस, अमेरिका के जो इंडियंस है, अपने देशवासी नहीं, ओरिजिनल रेड इंडियंस, देखे तो वैसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन जब वेस्टर्न नेशंस गए अमेरिका में, उनको वो अपनी जमीन बढ़ानी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने उन सबको मार डाला। उसी तरह इनकास और मायंस का जो सिविलाइजेशन था
वो बहुत बढ़िया था, लेकिन उनके पास बहुत पैसा था। तो जब स्पेनिश वहां पहुंच गए, उनको वो पैसे के पीछे लालच में उन्होंने सबको मार डाला, कत्ल कर दी, कई करोड़ों की। उसी तरह इजिप्शियंस का जो राज था वो बहुत बढ़िया था, अच्छे ढंग का था, बहुत पैसा था, अच्छे ढंग की आदतें थी। जब रोमन्स वहां पहुंच गए, उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनसे हम लूट ले, तो उन्होंने उनको कब्जा कर लिया और लूट लिया। चाइनीज सिविलाइजेशन भी काफी एडवांस था, उनको भी काफी लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया और कॉलोनाइज कर दिया, और उसका फिर अब्यूज शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी थे, जब गोरा आदमी वहां चला गया तो उन्होंने उनकी भी काफी कत्ल की, उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब इसी बात हम भारतीय हिस्ट्री से देखेंगे क्या जुड़ा हुआ है। हमने ब्रिटिश जो आए उनको वो ट्रेड के लिए आए, हमने उनको ट्रेड करने के लिए परमिशन दी, हमने उनको सुविधा दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे हमको ही मामा बना दिया, हमारे पे कॉलोनी बना दी, हमको ही लूट लिया, और बाद में सबको क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की, और काफी देश में क्रिश्चियनिटी ब्रिटिश के हिसाब से आ गई है। पूरे हमें नंगा करके छोड़ के चले गए 200 सालों में। हमने पोर्चुगीज से भी ट्रेड करने की कोशिश की। जब हम धंधा करने चाहते थे यहाँ, धंधे के हिसाब से वो आए और फिर उन्होंने भी हमें लूट लिया। गोवा, दमन, दीव में काफी लोगों को क्रिश्चियन बना दिया और कई साल राज करते रहे अपने ढंग से। मार्तंड वर्मा, डच जो आए थे केरला में, वो लड़ाई करने आए थे, तो उनको लड़ाई करके उनको हरा दिया तो डच नहीं आए। लेकिन डच पहले आए थे, पोर्चुगीज और ब्रिटिश के पहले, तो शायद ब्रिटिश और पोर्चुगीज ने समझ लिया कि इनसे लड़ाई करेंगे तो मार खाएंगे। तभी भारत नेविगेशन पावर बहुत बड़ा था, तो इसलिए उन्होंने चोरी के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से घुस गए और फिर धीरे धीरे कमजोर बना के सबको हरा दिया। मोहम्मद गजनी कितने बार हम पर वार किया था, उसमें से काफी बार उसको लड़ाई में हराकर उसका जीवन दान देके छोड़ दिया था। तो फिर भी कोशिश करते रहा, क्योंकि भारत में बहुत लूटने के लिए पैसा था ना। और जब पहली बार उन्होंने भारतीय राजे को हरा दिया, तो पहला काम उन्होंने क्या किया, उस राजा को अंधा बना दिया, उसके राज्य को विध्वंस कर दिया और पूरा सब उठा के जो भी मिल सका वो लूट मार करके लेकर चला गया। इसी तरह मुसलमानों ने हमारे देश को काफी हिस्सों में लूट लिया है, यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट किया है। आखिर में जो मुगल राज अपने यहाँ रहे, क्योंकि उनका ये लेवल पे पहुंच गए कि हम इधर ही रहना है, हमें वो देश भी नहीं पता, हम इधर ही पैदा हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपना धर्म का प्रचार करना छोड़ा नहीं, और ये बड़े पैमाने पे होने के नाते हमारे पास काफी मुसलमान हैं। मुसलमान होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वृत्ति हो कि हम मुसलमान ही बनाते रहेंगे, सिर्फ अपना धर्म पालन करेंगे, ऐसा नहीं हो तो प्रॉब्लम है। भारत के हिस्ट्री में देखो तो हमने कोई भी कौन से भी देश को लूटमार नहीं की है, रादर हमने लोगों को मदद की है कि अपने अपने देश में किस ढंग से प्रभाव से बदलाव करो और सुधारना करो। और हिंदू धर्म ऐसा ही है कि प्रचार करके सभी जगह साउथ ईस्ट एशिया में प्रचार हो चुका था। ये प्रचार होने के नाते आज अभी ध्यान में आ रहा है कि बड़े बड़े मंदिर, अंकोर वाट की तरह या जावा सुमात्रा में अभी जो बड़े बड़े मंदिर
खोज करके ढूंढ निकाले जा रहे हैं वो कई हजारों साल पहले पुराने हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म पूरे जगत में फैला हुआ था। हमने सभी लोगों को मदद के नाते लोगों की मदद की है। जब उनको कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें मदद की है। उसके बारे में थोड़े उदाहरण देता हूं। हम पारसीज के बारे में बात करते हैं। पारसीज ईरान छोड़ के भाग के जान पकड़ के जान हथेली पे लेके आए थे। उदवाड़ा गुजरात में आके वो राजा से बात कर रहे थे। राजा ने पूछा ये क्या बात है भाई? तो उन्होंने बोला हमको मदद करो, शरण आ रहे हैं हम। तो राजा ने बोला आप इस देश में रह के क्या करोगे? तो उनके लीडर जो था उन्होंने शांति से बता दिया कि देखो हम तुम्हारा जो दूध में हम शक्कर जैसी मिलती है वैसे हम शक्कर की तरह इस देश में रहेंगे और हम किसी को कोई कुछ नहीं करेंगे, हम अदृश्य रहेंगे। तो राजा ने मान लिया। वो मान के हो गया कई साल, 200, 300, 400, 500 साल हो गए। आज पारसी लोगों की अगर ध्यान में आए तो पता चलता है कि वो कष्ट करते हैं, भारत में बहुत सक्सेसफुल हो गए, दुनिया में भी बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया भारत देश को आगे लाने का। बोले वो टाटा हो, होमी बाबा हो, वाडिया हो, गोदरेज हो, जो भी हो, और ऐसे कई नाम हैं। तो हमें उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी अच्छी बड़ी बड़ी चीजें की है। बट उसी हिसाब से उनको जो लगता है कि भारत देश ने हमको शरण देके कितना बड़ा काम किया, वो उनके दिल में जो बसा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एट इट्स बेस्ट। आध्यात्मिक का जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट में। उसी को जब हम उल्टी तरफ से देखो तो हमने ब्रिटिशर्स को भी ट्रेड करने के लिए सूरत में जगह दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ ट्रेड करते नहीं रहे, उन्होंने पूरा देश को ले लिया, उसको लूट लिया, और 200 साल में लूटने के बाद अभी कुछ बचा नहीं है, तभी फिर छोड़ के चले गए, और छोड़ते वक्त भी दिक्कत करके गए। जो भारत देश अखंड था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, ब्रह्मदेश और श्रीलंका सब मिलके भारत देश था। उसको सब बिछड़ के अलग अलग देश बना दिया। अफगानिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, ब्रह्मदेश बना दिया, नेपाल को बोला अलग हो जाओ, श्रीलंका को अलग कर दिया। तो भारत देश के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया। इसी ढंग से आज भी देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि करीब के वक्त में भी भारतीय लोगों को शरण देते हैं। सबसे बहुत बड़ा उदाहरण देखो तो जब ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने के पहले पाकिस्तानी बहुत करोड़ों में भारत में घुस आए क्योंकि उनकी कत्ल हो रही थी। बाद में जब भारत ने उनको आजादी दिलवाई और बांग्लादेश बन गया तो सभी ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में वापस नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगा इधर 1 साल 1.5 साल बिताया है, यही अच्छा देश है, इधर ही रहेंगे। भारत ने उनको नकारा नहीं। भारत ने बोला ठीक है, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, और उन्हें लोकल सब रूल्स रेगुलेशन करके उन्हें रहना पड़ा। लेकिन उनमें से अगर कोई गलत इस्तेमाल करने वाले, अत्याचार करने वाले कोई हो तो वो उनको, उन देशवासियों को गलत नाम देते हैं, बुरा नाम देते हैं। इसी तरह जब रोहिंग्या रेफ्यूजीज ब्रह्मदेश से आए, उनकी भी मदद की, लेकिन जब ध्यान में आया कि वो अलग ढंग से के कारण से आ रहे हैं, अपने पर ही फितूर होना चाहते हैं, तो फिर उनको भी अलग ढंग से देना पड़ा। तो ऐसी है भारत की संस्कृति। आखिरी में मैं बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे देश के,
उन्होंने कितना बड़ा काम किया, जिसे मैं कहता हूं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। जब इजराइल बन गया था 1948 में, और उनको उसके पहले देश ही नहीं था, तो जब वो देश बन गया तो दुनिया भर के सभी जूत जहां 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 अलग अलग रहते थे, वो चाहते थे कि हम वापस जाके अपने इजराइल में जाके स्थायिक हो जाए। भारत के भी काफी जूस वो ही चाहते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन सब से बात की और बताया कि देखो भाई, तुम जरूर जाओ, लेकिन तुम यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल रहे हुए हो, इस संस्कृति में रहे हुए हो, आदत यहाँ की पड़ गई है, आपको ये माहौल घर लगता है, अच्छा लगता है। तो अगर आप उखाड़ के उधर जाओगे और अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके को मजा नहीं आ रहा है, आपको रस नहीं लग रहा है, और 1-2 साल कोशिश के बाद आपको लगता है कि हम वापस आना चाहते हैं, तो हमारा देश आपको आजादी से आने के लिए मदद देगा, बेफिक्र रहिए। और ये पूरे विश्व में दोबारा कहता हूं, पूरे विश्व में भारत एक ही देश है जिसने इन लोगों की इस ढंग से कॉन्फिडेंस से बताया गया। ये वो इजरायली लोग, पूरी जूइश कम्युनिटी कभी भूली नहीं। और इसका उदाहरण है, मेरा एक दोस्त इजराइल में गया था, अभी की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। 4-6 महीने के कोर्स के लिए गया था, उधर गप्पे मार रहा था, और उन्होंने उनको इतने आदर से ट्रीटमेंट दी। और तभी ये उदाहरण हमको उसने बताया कि तुम लोग इतने अच्छे थे। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो भी भारतीय हमारे देश में आएगा, उसको हम भगवान की तरह देखभाल करेंगे। और इसके लिए मैं स्पिरिचुअलिटी को ऐसा मानता हूं कि ये बिलोंगिंग, मदरिंग एंड सिक्योरिटी भाग जो है, कॉन्फिडेंस देना, विश्वास देना, वो स्पिरिचुअलिटी के गुण हैं। आखिरी में अभी मैं फिनिश करना चाहता हूं। आपको हमने बात की है कि भावनाओं की गरज है, भावनाओं के बदन पे क्या असर होता है, उस पर बात की। भावनाओं से जो भी केमिकल्स या क्षार बनते हैं, उसको बदन से निकालना बहुत जरूरी है, इसके बारे में बात की। हमने आपको बता दिया कि भावनाओं का जो हम एनर्जी के बारे में एस्टिमेट बनाते हैं, वो किस ढंग से बनाते हैं, और क्यों हम मानते हैं कि भावनाओं बहुत पावरफुल होते हैं। और उसका हमने जुड़ के एक्यूपंक्चर का ज्ञान लेते हुए भावनाओं का, बीमारी का और एनर्जी का जो गणित है, वो आपको बता दिया। तो अभी आपको आखिरी में यही बताना है कि हमने आपको काफी चीजें बताई है। आप इनमें से अगर जांच करके आपको ध्यान लाए कि हम कान के बीच में सब हम अपना इस्तेमाल करते हैं, और हम जिस ढंग से देखते हैं उस ढंग से हमारा रिस्पॉन्स आता है, तो उसको अगर आप कोशिश करके बदलाव कर सकते हो और अगले 3-4 महीने में ये धीरे धीरे आदत डाल सकते हो, तो बिना सोचे ये असर हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, डर गया मैं, लेकिन आर्मी वाला जवान बोलता है ये क्या यार, चुटकी बजाई, क्या बात है, सब कुशल है ना। तो हम अपने में बदलाव ला सकते हैं, और अगर वो बदलाव लाते लाते हम अपने भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, उसका असर बदन पे नहीं हो रहा है, तो हमारी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, और तंदुरुस्ती बढ़ेगी तो तबीयत भी बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पूना में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ।
सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में एक वीडियो, उसका भी आप फ़ायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और 1 हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.